नमस्कार बच्चों, मैं आशीष आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स में। अभी तक इस लॉकडाउन के पूरे समय में हम आप सभी तक एक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे थे, जिसमें आपको पर डे एक डेली करंट अफेयर का वीडियो मिल रहा था और मंथ कंप्लीट होने पर आपको मंथली करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। आज से एक नई सीरीज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो आपका एसएससी के एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन पे बेस्ड होगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आए हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, विद ऑप्शन डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ये पूरा वीडियो आपका जनरल अवेयरनेस बेस्ड है, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये पूरी सीरीज मैं खुद यानी आशीष चौरसिया आपके साथ पूरी सीरीज डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो है, पाब्लो पिकासो कहां के थे। पाब्लो पिकासो का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 के टीयर फर्स्ट में आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इन चार ऑप्शंस में वो है स्पेन, कि पाब्लो पिकासो आपके स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार और लेखक कई सारी योग्यताएं रखते थे। और पाब्लो पिकासो ने अधिकांश अपना जीवन जो है वो फ्रांस देश में व्यतीत किया था। ये करीब 20वीं शताब्दी के एक अच्छे खासे प्रभावशाली कलाकारों में इनका नाम गिना जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पपेटी जो है वो किसका त्योहार है। ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका एसएससी मल्टीटास्किंग में आ चुका है। और जब हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो वो आंसर आपका आता है पारसी। पपेटी एक तरह से न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है पारसी लोगों में। और ये जो पपेटी त्योहार है वो आपका एक कैलेंडर है जिसका नाम दिया जाता है कि जरोस्त्रियन करके एक कैलेंडर है। उसके आधार पे पारसी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें नए कपड़े वगैरह पहने जाते हैं, अग्नि मंदिर में पूजा की जाती है। यानी कि ये जो पूरा प्रोग्राम है वो इस कैलेंडर के तहत न्यू ईयर जैसा सेलिब्रेट करते हैं। कौन सेलिब्रेट करते हैं? तो पारसी लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से भारतीय संविधान, ये जो चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं इनमें से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है। गारंटी नहीं देने का मतलब है कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो भारतीय संविधान जिसके या जो भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज को हम लोगों को डिस्कस करना है। आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो टोटल ऑप्शन बेस्ड है। ऑप्शन बेस्ड होने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। आप देख रहे हैं समानता का अधिकार लिखा हुआ है, समता का हक जो है ये आप जानते हैं कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये हम देख लेते हैं कि ये आर्टिकल आपका 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि ये भारतीय संविधान इसकी गारंटी देता है। दूसरा ऑप्शन जो धार्मिक आजादी का है या धार्मिक स्वतंत्रता का है, तो आप देखेंगे कि यह भी अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन जो आपका है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। यानी कि संविधान जो है इन तीनों ऑप्शंस की गारंटी देता है। तो यानी कि अगर ये तीनों ऑप्शन का संविधान गारंटी देता है तो आप अगर इसमें से चुनेंगे राइट आंसर तो आपको चुनना पड़ेगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार कब बन गया। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट कब बन गया है। चार ऑप्शन आपके दिए जा चुके हैं। अब हम देखेंगे कि शिक्षा जो अधिकार है शिक्षा का, ये क्वेश्चन सबसे पहले अगर देखें तो एसएससी 10+2 में पूछा जा चुका है। शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 41 और अनुच्छेद नंबर 45 की भावना से थोड़ा सा प्रेरित है और आर्टिकल नंबर 21 के ए में आपका निहित है। अगर हम देखें कि इस अधिकार के अंतर्गत क्या क्या होता है
तो आपको ये बताया जाएगा कि इस देश के प्रत्येक बालक और बालिका यानी कि लड़का और लड़की दोनों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। और ये जो अधिनियम या जो अधिकार जो आपका चलन में आया वो आपका 2 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया था। इसी के साथ जो शिक्षा का अधिकार था उसे आपका राज्य सूची से ट्रांसफर करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची में डाल दिया गया था जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी जो स्क्रीन पर है वो आपका एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में पूछा गया है। इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो लिखा है सुनामी नाम किसे दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से हम किसे सुनामी के नाम से पुकारते हैं। तो हम जानते हैं या इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर जो है वो सी है, यानी कि सुनामी जो है वो ज्वारीय तरंग को या ज्वारीय तरंग के रूप में जाना जाता है। अगर इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन में हम डिस्कस करें तो हम डिस्कस करेंगे कि ये सामान्यतः कोई भी एक महासागर या बड़ी झील में उठने वाली जो तरंगें होती हैं उनकी एक श्रृंखला होती है। सामान्यतः जो महासागरीय तरंगें होती हैं वो वायु की तरफ या वायु के द्वारा उत्पन्न होती हैं, या जो ज्वारीय तरंगें होती हैं वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न होती हैं। जबकि इन सब के विपरीत अगर हम सुनामी के लिए देखें कि सुनामी क्या होती है, तो सुनामी इन सब के अपोजिट जल के विस्थापन के द्वारा उत्पन्न होती है। यह आपको समझना है कि मेन अगर आपसे अगर यही क्वेश्चन रिपीट किया जाए, पूछा जाए सुनामी नाम किसे दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि जो समुद्र के अंदर जो ज्वारीय तरंगें उठती हैं उन्हें हम सुनामी तरंगों का नाम दिया करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैकाल पर्वतमाला, मैकाला की जगह आप पढ़ सकते हैं मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर के रूप में पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है छत्तीसगढ़, कि जो मैकाल पर्वतमाला है वो आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है इसे हम नाम दे सकते हैं अमरकंटक, या इसे हम क्या बोलते हैं कि ये इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, जिसकी अगर ऊंचाई देखी जाए तो आप देखेंगे कि 1036 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। यहां से या अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन और नर्मदा नदी, कौन कौन सी नदी, 2 नदियां बताई, सोन और नर्मदा नदी का उद्गम यहीं से है। अगर हम इस मैकाल पर्वत के पूर्व की ओर जाएं, पूर्व यानी कि ईस्ट की साइड जाएंगे, तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, तो हमें यहां पे छोटा नागपुर का पठार और साथ ही साथ राजमहल की पहाड़ियां, ये 2 चीजें आपको इस पहाड़ी के पूर्व में जाने से मिलेंगी। इसी जगह पे आपका गोंड जनजातियों का स्थान या निवास स्थान और बैगा, इन दोनों जनजातियों का निवास स्थान यहीं पे है। मैकाल पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश के इलाके में या इसी इलाके में कान्हा राष्ट्रीय पार्क भी यहां पे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सोपान कृषि कहां की जाती है। ध्यान रखना कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इस पूरे वीडियो में हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक वीडियो बनाते हैं। तो इसी क्रम में ये क्वेश्चन जो है आपका वो एसएससी 10+2 में पूछा जा चुका है। इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो आप देखेंगे कि जो सोपान कृषि होती है वो आपकी पहाड़ों के ढलान पर होती है, पहाड़ों के ढलान पर होती है। यहां पर एक सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जाता है। ये जो खेती है वो मुख्यतः अगर हम देखें तो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में के पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी खेती की जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इस प्रकार की खेती का प्रचलन है। इससे क्या होता है, इससे मृदा का अपरदन नहीं होता है और चाय जैसी फसलों के लिए पानी जो है वो जड़ों में रुकता नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश को वर्णभूमि कहा जाता है।
तो किस देश को वर्णभूमि कहा जाता है? तो अगर हम इसको देखें तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन एसएससी मैट्रिक लेवल के प्री यानी कि टियर फर्स्ट में पूछा गया है। किस देश को वर्णभूमि कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमने जब सर्च किया तो इसके हमें दो आंसर पता चले, ये बेल्जियम और भूटान। खैर इस क्वेश्चन में चूंकि दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो हम बेल्जियम को चुनना चाहेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यहां पे अवेलेबल नहीं होता तो हम इन दोनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन होता तो हम उसे वर्णभूमि के रूप में टिक कर सकते थे। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे ज्यादा है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी सीजीएल में प्री क्वेश्चन टियर फर्स्ट में पूछा गया है 2007 में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये जाने कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है, जिसे ऊष्माधारिता कहा जाता है, तो हम देखेंगे कि किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। यानी कि केवल 1 डिग्री का अगर हम देखें ताप वृद्धि करती है, ये करने में जितनी ऊष्मा लगती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी पदार्थ का हम 1 ग्राम टुकड़ा लें, कितना ग्राम टुकड़ा लें? 1 ग्राम टुकड़ा लें, और उस 1 ग्राम टुकड़े का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसमें से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। इसी क्रम में जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, जो कि ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इन सभी की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि शुष्क सेल में एनोड क्या होता है, या एनोड में क्या होता है, या कौन सी धातु या कौन सा पदार्थ एनोड के तौर पे काम करता है। तो आप देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर के तौर पे पूछा गया है या एग्जाम में पूछा गया है। तो हमें सभी लोगों को पता है कि शुष्क सेल में जो एनोड के तौर पे काम करते हैं वो कार्बन का कोई भी एक प्रतिरूप मान सकते हैं, जिसे इस ऑप्शन में देखेंगे तो हम कार्बन की छड़ यानी कि ग्रेफाइट को ले सकते हैं। ये एनोड के तौर पे काम करती है, जबकि जो जस्ता है वो कैथोड के तौर पे हम उसमें काम करा सकते हैं। यानी कि जस्ते का बर्तन जो है वो कैथोड के तौर पे काम करेगा। ये 10 क्वेश्चन हमने एसएससी के पिछले एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन से उनमें से सिलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो बनाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा और भी बच्चे एसएससी के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है और आप लाइक करते हैं तो निश्चित तौर पे वीडियो जो क्रिएटर होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हम और अच्छा काम कर सकते हैं या आप लोगों तक और अच्छे क्वेश्चन डिलीवर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। डेली मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पे लेके आता रहूँगा।